नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज खास तौर से जिक्र होगा कि जिन 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, जिनमें केरल, जिनमें असम, जिनमें मगरबी बंगाल, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी का जिक्र है। पुडुचेरी मरकज के जेर इंतजाम रियासत है। तो इन 5 रियासतों में मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि इंतखाबात हों और मुद्दे ना हों ऐसा मुमकिन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो अवामी मुद्दे होते हैं, अगर उन मुद्दों पर कोई पार्टी बरसर इख्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, वो कमजोर होती है या उसका स्टैंड कमजोर होता है, तो वो उन मुद्दों को भटकाने की, यानी अवाम को मुद्दों से अलग करने की, कुछ और सोचने पर मजबूर करती है ताकि उनका सियासी जो बेड़ा है वो पार लग जाए। लेकिन आज हम खास तौर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 रियासतों में मुद्दे क्या हैं और क्या 5 रियासतों में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हर जगह पर हैं या अलग अलग रियासतों में मुद्दे अलग अलग हैं। खास तौर से हमारा जिक्र होगा असम और मगरबी बंगाल का। लेकिन पहले 4 अहम खबरें। ये जो 4 अहम खबरें आप इस वक्त देख रहे हैं, इन 4 अहम खबरों में सबसे अहम खबर, यानी पहली खबर जो दाहिनी तरफ ऊपर में है, वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। औरंगाबाद के एक क्वारंटीन सेंटर पर कोरोना की मरीजा से छेड़खानी का मामला सामने आया। छेड़खानी का इल्जाम क्वारंटीन के डॉक्टर पर है और पदमपुरा क्वारंटीन सेंटर में छेड़खानी के मुलजिम डॉक्टर को फौरी बर्खास्त भी कर दिया गया है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि एक तो कोरोना को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान है, चूंकि कोरोना का फिर से एक बार दौर आ गया है, खासतौर से महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मरीज को यह इत्मीनान ही ना हो कि क्वारंटाइन सेंटर में भी क्या हम महफूज होंगे, कोरोना से महफूज होंगे कि नहीं, लेकिन जो ये डॉक्टर की शक्ल में जो ये हैवान है, क्या उनसे भी महफूज होंगे जी? यहां का मामला जो मैं बता रहा हूं, हालांकि बहुत सारे समाज में ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने बहुत मिसालें पेश की हैं इंसानी खिदमत की, लेकिन कोरोना के इस सेंटर पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डॉक्टर ने इस पेशे को शर्मसार किया। और सबसे अहम बात यह है कि क्वारंटाइन सेंटर में एक सहाफी यानी एक जर्नलिस्ट मरीज की मौजूदगी से यह मामला उजागर हो पाया। दूसरी खबर जो ऊपर की बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, वो है खबर किसानों के मुद्दों से जुड़ी। किसानों का मुद्दा न सिर्फ मुल्क में बल्कि अंदरूनी सतह पर सुलग रहा है, बल्कि बैनुल अक़वामी यानी आलमी सतह पर भी इसकी आंच पड़ती दिखाई दे रही है। जो इत्तलात है उसके मुताबिक बरतानिया की यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर बहस होगी। किसान तहरीक पर बहस के लिए 8 मार्च की तारीख भी तय की गई है। खबर के मुताबिक हिंदुस्तानी निज़ाद अरकान पार्लियामान हुकूमत पर दखल देने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि इसे हिंदुस्तान के मामले में, दाखिली मामले में एक तरह का दबाव यानी खारजी दबाव भी बताया जा रहा है, इसकी तनकीद भी हो रही है। तीसरी खबर है जो आप दाहिनी तरफ नीचे देख पा रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की घर में जो नजरबंदी थी उसे खत्म कर दी गई है। और न्यूज़ 18 उर्दू से फोन पर उन्होंने बात करते हुए भी कराया कि मीर वाइज के पीआरओ मौलाना एस रहमान शम्स ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि मौलवी उमर फारूक की नजरबंदी खत्म कर दी गई है। और वाज़ेह है कि पीर वाइज 4 अगस्त 2019 से घर में नजरबंद थे। काबिल जिक्र बात यह है कि कल ही श्रीनगर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने एक मीटिंग मुनक्किद करके मीरवाइज को रिहा करने की मांग की थी। और चौथी खबर है वो ये है कि आलमी फौजदारी अदालत ने फिलिस्तीनी इलाकों में इसराइल की मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात का बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू कर दी है। तहकीकात के तहत इसराइल के कब्जे वाले मशरक़ी यरूशलेम, गुर्ब उर्दन और गजा पट्टी में हुए जून 2014 से अब तक के वाक़यात का अहाता किया जाएगा। आलमी अदालत के मुताबिक इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात के लिए 2019 में गजा पट्टी में इसराइली फौज की कार्रवाई और मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की आबादकारी की सरगर्मियां ठोस जवाब मुहैया कराती हैं। इसराइल ने आलमी फौजदारी अदालत की तहकीकात की मुखालफत की है, जबकि फ़लस्तीनी हुकाम इस कदम का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं 5 रियासतों में आने वाले वक्त में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम में 3 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में 294 कुल सीटें हैं। 8 मरहलों में मगरबी बंगाल में इंतखाबात होंगे। पहला फेज जो है वो 27 मार्च को होगा और आखिरी जो फेज होगा, आखिरी मरहला, वो अप्रैल 29 को होगा और 2 मई को नतीजे
आएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि असम और बंगाल ये दो ऐसी रियासतें हैं जिनका आपस में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। कई मसाइल ऐसे हैं जो असम के और बंगाल के एक जैसे हैं। तो क्या ये जो है मुद्दे असम में भी और बंगाल में भी एक जैसे होंगे? इसके अलावा अगर हम साउथ में जाते हैं तो वहां तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, वहां जो है वो मुद्दे अलग अलग हैं। मकामी मुद्दे भी वहां जाहिर सी बात है कि होंगे, लेकिन क्या ऐसे मुद्दे कुछ हैं जो पांचों रियासतों में एक जैसे हैं? ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे नुमाइंदा शबाना ने बात की है बंगाल में, कोलकाता में, कि लोगों को जानने की कोशिश की है कि मुद्दे लोगों की जुबान पर क्या हैं। आइए पहले मुद्दों को सुनते हैं, फिर अपने मेहमानों से उस पर रिएक्शन लेंगे। पहला मुद्दा तो रोजी रोजगार का है। ये मुद्दा तो सबसे बड़ा है ना। ये मुद्दा को रखते हुए अगर होगा तो होगा। तो डालना है कि देखिए रोजी रोजगार सबसे पहला एकदम नहीं है। 10 महीना से हम लोग का बिजनेस बंद है। एम्ब्रॉयडरी का मेरा बिजनेस था, अभी नहीं चल रहा है एकदम। बस रोजगार अच्छा हो जाए। ऐसी तो हम लोग बंगाल के लिए ममता दीदी ठीक है, क्या वो संपन्नता नहीं करती है। ये बीजेपी तो काम करने आती है, या करे या नहीं करे, लेकिन वो देखते हैं कि देश के नागरिक को बांटने वाला काम ज्यादा करती है। वो गैस का दाम बढ़ गया, खाने का तेल का दाम बढ़ गया, गरीब आदमी खाएगा क्या? रुपया दिन भर में 100 उसका खर्चा है। माल मटिया जो चावल दाल चीनी ये सब का महंगाई जो बढ़ रहा है, इसके बाद दूसरा आदमी का रोज कम है, इधर काम नहीं है। लॉकडाउन की वजह से बहुत से आदमी परेशान है, काम नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से आदमी खाएगा कैसे? यही है कि हम लोगों को चाहिए आराम, हम लोग को चाहिए फैसिलिटी। ठीक है, फूड पर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम लाइफ अपना खराब गुजरे। यही है कि उम्मीद इलेक्शन आने से पहले ही अगर कुछ अच्छा कर दिया जाए तो पब्लिक को वोट देने में मजा है। तो सोचिए कि हम लोग का जो धंधा पानी हो अच्छा हो, रोजी रोजगार होना चाहिए और फिक्स लेना चाहिए, किसी को जमीन होना चाहिए। कोई भी पार्टी आ जाए प्लीज वेलकम, शांति होना चाहिए ताकि रोजगार हो। तो आपने सुना एक तजुर्बा आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको चावल खरीदना होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चावल की बोरी के हर एक दाने को देखा जाए, बल्कि उसमें एक आला ही कहते हैं उसे, उसमें आप बोरी में डालते हैं और उसमें से एक सैंपल निकालते हैं। चावल के चंद दाने आते हैं और आप ये अंदाज़ा करते हैं कि चावल की क्वालिटी कैसी है। उसी तरह से ये जो हमने सुनाया है, ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम बंगाल या असम के हर इंसान की ज़बान पर यही मुद्दे हैं, लेकिन ये बिल्कुल उस चावल के बोरी के सैंपल के जैसे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों के जहन में क्या है और मुद्दे क्या चल रहे हैं। हमारे साथ कई ख़ास मेहमान जुड़ेंगे इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए। हमारे साथ खालिद अबादुल्ला हैं, तर्जुमान टीएमसी के, और समीर आलम, तर्जुमान कांग्रेस के। हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ रही हैं, और कुछ देर में हमारे साथ अरशद आलम जो बीजेपी के सेंट्रल कमेटी के लीडर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आप सभी का इस्तकबाल है। और टीएमसी से हमारे साथ खालिद अबादुल्ला है। खालिद अबादुल्ला साहब, आपकी नज़र में और टीएमसी इस इंतखाब को मुद्दों की बुनियाद पर किस तरह देखती है? मैं चाहूंगा कि आप 3 ऐसे मुद्दे गिनाएं जो टीएमसी के लिए सरे फहरिस्त है, जिसका जिक्र टीएमसी के लीडर रैलियों में करते हैं। हेलो जी, खालिद अबादुल्ला साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज नहीं आई, फिर से पूछिए एक बार। जी, मेरा सवाल ये था कि बंगाल का इंतखाब काफ़ी अहम है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो इंतखाब को लेकर उससे पहले से पॉलिटिकल तशद्दुद की खबरें भी आ रही हैं। तो ऐसे में टीएमसी के निगाह में 3 बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं जो इस इंतखाब में उसे कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा रहा नहीं। पहला मुद्दा उनके साथ में यह था कि हिंदू मुसलमान करने का। दूसरा मुद्दा था मंदिर मस्जिद का। और 2014 से पहले चिल्ला चिल्ला कर ये लोग कहते थे कि हम महंगाई को दूर करेंगे, पेट्रोल की कीमत को कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को,
हिंदुस्तान में हर वो नागरिक को 15 लाख रुपए करके हर अकाउंट में देंगे। कल मैं सुन रहा था, बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, कल मैं एक भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडर की आवाज को सुन रहा था और उन्होंने क्या कहते हैं पता है? कह रहे कि ये अगर मोदी जी बोले हैं 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे तो उनको पगला कुत्ता नहीं काटा था कि ये बातें कहेंगे, तो खुद कंट्राडिक्टरी कर रहे हैं कि उनको पगला कुत्ता लगता काट दिया था। देखिए मैं अब्दुल्ला साहब, मैं चाहूंगा कि अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए और ठीक है कि आप किसी को कोट कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने तो आपसे ये पूछा है कि टीएमसी के लिए क्या मुद्दा है, नहीं मैं नहीं, बीजेपी के लिए मुद्दा क्या है? नहीं, वो तो छोड़िए ना, टीएमसी के लिए मुद्दा क्या है? मैंने ये नहीं कहा। देखिए मैं कभी लफ्जों का खराब इस्तेमाल, बुरा इस्तेमाल नहीं करता हूं। शब्द और अल्फाज का मैं बहुत ही तहजीब और तरीके से इस्तेमाल करता हूं। ये उनके ही सदस्य, उनके ही एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट व कोई स्टेट कमेटी के मेंबर थे, मैं नाम आपको बता दूंगा, वो कह रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी जी को पगला कुत्ता नहीं, बंगला में कहते कि कोनो पागल कुकुर काटे नहीं, मैंने पगला कुत्ता काटा नहीं कि उनको 115 लाख रुपए हर अकाउंट में देंगे। ये उन लोगों का तरीका है जुमला के बारे में। चलिए ठीक है, तो मेरा सवाल अभी भी बरकरार है खालिद इबादुल्ला साहब कि टीएमसी किन मुद्दों के साथ आवाम के बीच जा रही है? क्या टीएमसी को इस बात का डर है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं काम न कर जाए और आप इक़्तिदार से फिसल न जाएं? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के ऑल इंडिया जो आज सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें एंटी फैक्टर। यहां पे तो ममता बनर्जी स्टेट में, पश्चिम बंगाल में, मगरबी बंगाल में मैं समझता हूं कि अगर सबसे ज्यादा कोई काम किया है, चाहे वो 100 दिनों का काम हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के काम में हो, चाहे वो किसान के रोजगार में हो बढ़ोतरी, चाहे वो हर वो सेक्टर में मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा काम हुआ है बंगाल का। तो इसमें ममता बनर्जी का बहुत बड़ा मैंने एहसान। ठीक है, मैं जरा क्रॉस चेक करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर समीर आलम भी मौजूद हैं। समीर, क्या जो खालिद इबादुल्ला कह रहे हैं, जो यहां पर क्रेडिट ले रहे हैं काम का, क्या कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती है या कांग्रेस के पास भी ऐसा कुछ एजेंडा है, कुछ मुद्दे हैं आपके इत्तेहाद के पास जिनके साथ आपको लगता है कि वो मुद्दे आपको इख्तियार तक पहुंचाएंगे? मुझे ये बहुत खुशी की बात है, आपने जब साहब से पूछा तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया जिसके लिए वापस। मैं आपको कह रहा हूँ, बंगाल में बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो 10 सालों में ममता बनर्जी ने पूरा नहीं किया। अब भाई 10 साल से सरकार आपकी है, रोजगार आप सेंट्रल से मांगेंगे, सेंट्रल तो बुरा ही है। मोदी जी ने जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा जग जाहिर है कि वो जान गए, देश का सब इंसान जान चुका है कि वो उन्होंने झूठ बोला था, जुमला बोला था। मगर ममता बनर्जी ने जो कहा था, मैं यानी कोलकाता के लंदन मानिए लोगों, दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बनाने की बात की थी। आप भी आके कलकत्ता में घूमिए, देखिए लंदन क्या है और कलकत्ता क्या है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है किसी के पास। और जिस तरह समीर आलम, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कुछ बातें तो आपकी समझ में आई, आपकी आवाज दरअसल बहुत साफ आ नहीं पा रही है, लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपके पास फिर लौटता हूं। शबाना, मैं आपके पास आ रहा हूं। शबाना, जो आपने रिपोर्ट भेजी है, हमने अपने नाज़रीन को दिखाया भी कि लोग मुद्दों के आसपास, मुद्दों के सवाल पर उनकी ज़ुबान पर क्या आता है, लेकिन जाहिर सी बात है शबाना, बहुत सारे लोगों से आपकी बात नहीं भी हो पाई होगी या आप कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाई होंगी। क्या मुद्दे ऐसे हैं शबाना जो आम तौर पर पूरे बंगाल में महसूस किए जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं और हर इलाकों का अलग अलग मुद्दा है। मगर अगर आप बंगाल की बात करें तो यहाँ नॉर्थ बंगाल का एक अलग मुद्दा है। दूसरी तरफ आप देखें कोलकाता शहर, तो यहाँ के लोगों का एक अलग मुद्दा है। अगर आप बात करें शुमाली बंगाल की, तो वहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं, खासकर जो छीट महल का इलाका है, जो अब भी जो तरक्की से दूर है, जहाँ के लोगों पर अब भी बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम लगता है। अगर आप बात करें मालदा मुर्शिदाबाद का, तो वो अब भी वहाँ बीड़ी रोजगार है, वहाँ के लोगों को अब तक कोई रोजगार नहीं मिला है। अगर आप बात करें बर्दवान और इस साइड की, जहाँ पे बंगाल का जो खासकर मिदनापुर का इलाका है, किसानों की एक बड़ी तादाद है। किसानों के नारे के साथ सरकार जो है वो ममता हुकूमत ने सरकार बनाई थी, लेकिन
किसानों को कितनी तरक्की मिली, या वो ज़मीनें जिसे बचाए जाने का नारा लगाया गया था सिंगूर आंदोलन के नाम पर, जो इंडस्ट्री नहीं बनेगी और वहाँ किसानों को ज़मीन मिलेगी, वो ज़मीनें कितनी फ़ायदेमंद हुई। तो अगर वहाँ जाए तो वहाँ के किसानों का एक ही मुद्दा है कि उनकी जो ज़मीनें जो इंडस्ट्री के लिए ली गई थी, अब वो उस पर खेती कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दे हैं जो बरसों से हैं और जिसके निभाने का हुकूमत ने वादा किया था। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है शबाना, जो मुद्दों के नाम पे जो अभी बताया टीएमसी के लीडर खालिद इबादुल्लाह ने कि बंगाल के लोगों को अमन और शांति चाहिए, जो उनको लगता है कि जो बड़ी विरोधी पार्टी उनकी है वो समाज में ये पैदा नहीं, उल्टे उसके मुखालिफत में जो है वो एक समाज को बांटने का काम कर रही है। जो बात कह रहे हैं समीर कांग्रेस के लीडर के, वहां बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई, क्या ये ऐसे मुद्दे हैं जो बंगाल के तमाम हिस्सों को जोड़ते हैं? शबाना, बंगाल में जो रोजगार का मुद्दा है, जो तालीम का मुद्दा है, जो अलग अलग इलाकों के जो मकामी मुद्दे हैं वो अब पीछे रह गए हैं और कहीं ना कहीं लोग अब एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें अमन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए। और शायद एक बड़ा तबका ऐसा होगा, एक बड़ी तादाद ऐसी होगी वोटरों की जो इस मुद्दे पर वोट डालेगी कि उन्हें सुख मिले, उन्हें शांति मिले और वो अपनी जिंदगी चैन से गुजार सके। मैं समीर के पास आ रहा हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शबाना, थोड़ा आपको रोकता हूँ। समीर आलम जी बोलिए। बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा है सिंडिकेट राज, गुंडा राज। ये जो गुंडा राज चल रहा है उसके खिलाफ जो है जनता डरी हुई है। आप देखिएगा, आपके एंकर जाएंगे, बहुत लोग डर से सच बताना नहीं चाहते। इस तरह यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जाहिर सी बात है, स्टेट की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आप देख लीजिए, सिंडिकेट राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है यहाँ पर, और इस पे इनका नियंत्रण ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में है ही नहीं। कोई खुल के सच बोल ही नहीं सकता। अगर सच बोलने जाओ तो फिर इनके गुंडे आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग डरे हुए, सहमे हुए। इसीलिए देखिएगा, अक्सर लोगों ने कहा कि हमें शांति चाहिए, मगर बोल नहीं पा रहे। आखिर अगर ये शांति है तो खालिद इबादुल्लाह, क्या वाकई गुंडा राज जो है मगरबी बंगाल में, जिसका इल्जाम बीजेपी लगातार लगाती रही है और कांग्रेस के लीडर भी लगा रहे हैं, क्या ये आपको परेशान कर सकता है? बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे परसों दिन जब मालदा में आदित्यनाथ योगी जी आए थे और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं यहाँ पे एक माँ को कत्ल कर दिया गया उसी दिन, और बड़ा चिल्ला चिल्ला कर भाषण दे रहे थे और कम्युनल भाषण इस तरह दे रहे थे कि कब दंगा हो और बंगाल को ये दखल करने की कोशिश करे। वो उत्तर प्रदेश में इस तरफ यहाँ पे भाषण दे रहे थे और वहां पे उनकी बेटी की अब्बा का कत्ल किया गया था। उनको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे आके चिल्ला रहे हैं और अपना उत्तर प्रदेश को वो भूल कर आए। उत्तर प्रदेश का जो हालात है, उत्तर प्रदेश में जो लोग परेशान हाल है, उत्तर प्रदेश में आदमी चलना महाल हो गया, बेटियों का बाहर निकलना महाल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के हर स्टेट में आज बंगाल इतनी शांति है और शांति को अशांति बनाने के लिए देख रहे हैं इन लोग किस तरह से। लेकिन अभी जो कांग्रेस के लीडर आप पर अभी इल्जाम लगा रहे हैं आपके साथ, वो बंगाल के ही हैं कि बंगाल में गुंडा राज है, ये कांग्रेस को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, बंगाल के कांग्रेस का मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बड़े लीडरान जो कहते हैं कि वो पता है बंगाल में किस तरह से शांति, और ममता बनर्जी किस तरह से यहाँ पे सजा और संवार कर पूरे धर्मों को जोड़कर रखी है। और बंगाल के कांग्रेस के लोग को यह सोचना है यहाँ पे कैसे दंगा होए, दंगा करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये लोग लाना चाह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लोग लाना चाह रहे हैं तो वो एक नए पीर ज्यादा है, उनका सपोर्ट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं तो मुसलमानों के वोट को भाग करके ये लोग चाह रहे हैं चौधरी का सहारा लिया था आए, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये लोग यहाँ पे आकर दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग की ये भाषा और ये सोच जनता पहचान रही है। आने वाले दिनों में 4% 5% जो था उसके बारे में हम नहीं कहूंगा, वोट कट कर मैं समझता हूँ कि एकदम नीचे स्तर पर चला जाएगा
खालिद रहमतुल्लाह साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से कोलकाता के वो ब्रिगेड रैली में अभी जो एक बहुत जब में गफीर जमा हुआ था वहां पर, अब ये लेफ्ट अलायंस के इत्तेहाद की जो रैली हुई थी, क्या उससे थोड़ा टीएमसी खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है? देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस का तो सालाना 2 बार ये मजमा इससे 3 गुना होता है। अच्छा, तो अनकंफर्टेबल कहने का सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये लोग बोल रहे हैं मीडिया में झूठ मत बोलिए। इनको बोलिए एक बात आप कर रहे हैं तो साल में बताइए 2 बार कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ब्रिगेड आपने बुलाया है? आपका विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई करते हैं, उसमें क्या बोले साल में 2 बार होता है? नेशनल मीडिया में आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बताइए इस साल में 2 बार कब हुआ या अगले साल 2 बार कब हुआ, बता दीजिए, जनता सुन रही है। मैं कह रहा था आपको कि ये लोग जो यहाँ पे बंगाल में ये ब्रिगेड मैदान में बुलाए थे जोट करके, मैं समझता हूँ कि हम लोग चिल्ला हर लोग चिल्ला कर सेकुलर पार्टी के लोग कहते हैं कि MIM RSS एक कम्युनल फोर्स है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ MIM और इस तरह से पीरजादा और अब्बासुद्दीन, क्या ISF एक कम्युनल फोर्स है? क्या ISF एक कम्युनल फोर्स है? समीर आलम भी कम फोर्स है, तो इसको भी कम्युनल फोर्स कहते हैं। तो इस कम्युनल फोर्स के साथ मैं समझता हूँ कि बंगाल की जमीन पे बहुत नुकसान होगा। चौधरी क्या है? सिद्दीकुल्लाह चौधरी तृणमूल कांग्रेस के MLA हैं, तृणमूल कांग्रेस के MLA हैं, तृणमूल कांग्रेस के MLA और सरकार में मंत्री हैं। तृणमूल कांग्रेस से आए, कट्टरवादी नहीं हुए, तृणमूल कांग्रेस से आए, इसको मालूम जब अब्बास सिद्दीकी के चाचा के पास आप जाते हैं तब वो सेक्युलर हो गए, ये कम्युनल हो गए। अब्बास सिद्दीकी कम्युनल कैसे हो गए? इनको इतिहास पहले पढ़ के आना चाहिए, पढ़े और उसके बाद इतिहास को समझे। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब आपको कब ज्वाइन किए? थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। आप समीर साहब की आवाज ऐसे भी थोड़ी सी ठीक से आ नहीं पा रही। समीर साहब बोलिए, ये बड़ा हमला है, ये टीएमसी ही नहीं कह रही है, आपके पार्टी के बड़े लीडर भी सवाल उठा चुके हैं कि ISF के साथ आपने हाथ क्यों मिलाया? अच्छा एक बात बताइए, ISF कम्युनल फोर्सेस कब से हो गया? जो पार्टी मेरी बात सुनिए, नहीं जो पार्टी सुन लीजिए, जो पार्टी 1 महीना पहले बनी है उसमें कोई कम्युनल चार्ज नहीं है। वो दलितों की बात करती है, वो पिछड़ों की बात करती है, आदिवासी लोग उसमें मौजूद हैं, सब लोग हैं। वो चाहती है कि बंगाल के नौजवानों को रोजगार मिले, तो गलत क्या है? वो चाहती है कि यहाँ की महिलाओं को सम्मान मिले, तो गलत क्या है? ये कम्युनल है क्या? चलिए मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के लीडर पे जुड़ चुके हैं अरशद आलम, बीजेपी के लीडर हैं सेंट्रल कमेटी से। शबाना थोड़ा सा आप और वेट करेंगी। अरशद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, मेरा सवाल सीधा है, बंगाल में बीजेपी के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर वो आवाम के बीच जा रही है? हमारा पहला मुद्दा विकास, उन्नयन, संस्कृति, यही हमारा मुद्दा था, यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा मुद्दा क्या है। विकास हो गया या होगा? क्या है? विकास का, उन्नयन का, संस्कृति का, सोनार बंगला बनाने का मुद्दा नहीं रहा अब इनका। क्यों नहीं बनाया आपने? अब इनका मुद्दा रहा नहीं। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बनाया आपने? आपको बीच में बोलने की लगता आदत है। हमने कहा हमारा मुद्दा यही था, यही है और यही रहेगा। अरे बात आपको बीच में बोलने की बहुत बुरी आदत। काम विनाश की करते हैं। जरा संयम रखे अपने ऊपर, संयम रखे। जब बीच में कोई बोले तो नहीं बोलना चाहिए। ये सभ्यता तो आप लोग सीखे नहीं है, जिंदगी भर वही किए हैं, आप कुछ करने को बचा नहीं है। देश देख रहा है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि टीएमसी बोल रहे हैं वहां पे विकास का मुद्दा है, मतलब विकास हुआ नहीं है। संस्कृति का मुद्दा है, मतलब संस्कृति को खतरा है। ये और क्या मुद्दे हैं इसमें? संस्कृति का मुद्दा से मतलब क्या कहना चाहते हैं अरशद साहब? हम वहाँ जितने इंडस्ट्रीज बंद है उनको हम खोलने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे और नया इंडस्ट्रीज को, नया डेवलपमेंट को हम लाने का कोशिश करेंगे। यही हमारा मुद्दा है। अच्छा, क्या CAA भी मुद्दा है? हाँ, हम लाए।
आप कौन होते यूपी में लाइए, पहले जहां आप है वहां कीजिए। हम तो यूपी में भी कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, असम में भी कर रहे हैं, पूरे भारत में हम ही कर रहे हैं। अब आपको कुछ करने को बचा नहीं है। सम्मानीय जंगली गुंडों को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगी बंगाल की चलिए, जनता। मैं बहुत माजरत के साथ अब ये कहूंगा आप लोगों से कि वक्त की कमी रह गई है। अरशद आलम को हमारे साथ जुड़ने में थोड़ी ताखीर हो गई और इसलिए हम उनसे और मजीद सवाल नहीं कर पाए, लेकिन मुद्दे बहुत अहम होते हैं। बिना मुद्दों के अगर इलेक्शन होता है, इसका मतलब है कि अवाम कहीं ना कहीं खुद को ठगा महसूस करती है। अगर अवाम में बेदारी है तो इसका सबूत यही होता है कि अवाम मुद्दों की बुनियाद पर वोट देती है, और मुद्दे अवाम को वही अजीज होते हैं जिनसे सीधे तौर पर उनका फायदा, उनका नुकसान, उनका रोजगार, उनका सम्मान सब कुछ जुड़ा होता है। बहुत शुक्रिया, आदाब।